मान लीजिए एक हम एक आम आदमी की बात करते हैं जिसने अपना अभी बिल्कुल बीकॉम के बाद या एक सिंपल जॉब शुरू करी है, 3-4 लाख का उसने पैकेज जो है वो लगाया है अभी अपना, वो धीरे-धीरे ग्रो भी करेगा फॉर श्योर। क्या एक आम व्यक्ति सिर्फ़ म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकता है या उसे डायरेक्ट स्टॉक्स में भी जाना ही पड़ेगा? डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना ही पड़ेगा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये आपके बैंडविड्थ के ऊपर है कि या आपके एप्टीट्यूड के ऊपर है या आपकी इंटरेस्ट लेवल के ऊपर है। अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब करते करते आप इकोनॉमी का भी ध्यान रख सकते हो, सेक्टर्स का भी ध्यान रख सकते हो, कंपनीज पे भी एनालिसिस कर सकते हो, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है। और कुछ लोगों का एप्टीट्यूड होता है, कुछ लोग नेचुरली बॉर्न होते हैं कि भाई हमें स्टॉक मार्केट समझ में आता है, या तो उनकी फैमिली एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो उनके लिए ये काम आसान होता है। लेकिन मैंने देखा है कि एक नॉर्मल लेमैन इन्वेस्टर के लिए ये आसान नहीं है, और इसीलिए क्या होता है कि फिर वो आप शॉर्टकट्स लेते हो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, कि मुझे कहीं से टिप आ गई, आपने कहीं सब्सक्राइब कर लिया किसी चैनल पे, आपको कुछ टिप्स आ रही है, डे ट्रेडिंग में आप चले गए, बाय एंड होल्ड की जगह आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर वो फिर डिजास्टर है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके बस की बात है कि नहीं। अगर आपके बस की बात है तो प्लीज डू इट। बट आपके बस की बात नहीं है तो आपको बाकी लोगों का देख के, अपने दोस्तों का देख के अगर आपने शुरू किया, तो फिर आप वो गलतियां करेंगे जो आपको फिर म्यूचुअल फंड में भी कभी इन्वेस्ट नहीं करने देगा। तो मेरे ख्याल से इसका एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब जो है वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट और आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है स्टॉक मार्केट में। केवल पैसे बनाने का इंटरेस्ट है कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है, कि आपको समझ में आता है कि क्या मूव करते हैं, क्या कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप वो टिप्स का सहारा लोगे और डे ट्रेडिंग का सहारा लोगे, वो सहारा नहीं होगा। वो आपको फिर वो लकड़ी तुरंत टूट जाती है। बिल्कुल ठीक सर। सर हमारी रिसर्च टीम जब इस इंटरव्यू की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारी रिसर्च टीम ने सर एक चीज़ जो है वो आपके बारे में पता करी कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड यील्ड्स इज़ अ रिस्क टू इक्विटी वैल्यूएशन। और ये स्टेटमेंट सुन के मैं भी थोड़ा हैरान हुआ कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है बॉन्ड यील्ड्स का वो कैसे इक्विटी वैल्यूएशंस पे कैसे इम्पैक्ट डालता है सर? प्लीज़ समझाइए इसको। देखिए, इक्विटी वैल्यूएशन, जब भी हम कोई वैल्यूएशन देखते हैं, पी रेशियो देखते हैं, ये सब के पीछे जो होती है कंपनी की कैश फ्लो की, हम जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं उससे हमें वैल्यू निकलती है। किसी भी कंपनी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो हम बोलते हैं मार्केट कैप, वो कैसे आती है? वो आती है जब आप कंपनीज की जो कैश फ्लो जो बन रही है उसका आप डीसीएफ करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और उससे वैल्यू निकलती है। तो जब हम डिस्काउंट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं टाइम वैल्यू के लिए, तो आप एक डिस्काउंटिंग रेट यूज करते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको बोलते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या राइट। है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आज अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम है, तो आपकी डिनोमिनेटर कम होगी। तो अभी क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। एंड उससे क्या होता है कि फिर आपकी जो सेम कैश फ्लोज हों, वो सेम कैश फ्लोज की वैल्यू कम हो जाती है अगर आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इकोनॉमी में। क्योंकि आप इक्विटी से, अगर मान लीजिए मुझे फिक्स डिपॉजिट, एक और तरीका इसका समझने का है कि अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में ही 8% मिलने लगे आज, फॉर एग्जांपल एसबीआई की या एचडीएफसी बैंक की, तो आप इक्विटी से आप 8% नहीं एक्सपेक्ट, 10% नहीं एक्सपेक्ट करोगे, आप 12-13% एक्सपेक्ट करोगे। जबकि राइट। इंटरेस्ट रेट जब 5-6% थी, फिक्स डिपॉजिट में आज भी 5-6% है, तो आपकी ये एक्सपेक्टेशन इक्विटी में अगर मुझे 10% भी आ गई, 12% भी आ गई, तो मैं खुश हूँ। तो एक और तरीका ये समझने का यही तरीका है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है इकोनॉमी में, तो आपकी इक्विटी से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इक्विटी से एक्सपेक्टेशन बढ़ने का मतलब आप चाहोगे कि मैं इक्विटी थोड़े कम प्राइस में लूं सो दैट मुझे ज्यादा रिटर्न मिले। तो लेमैन तरीका यही है समझने का कि इंटरेस्ट रेट्स और इक्विटी वैल्यूएशंस का हमेशा ये ऊपर नीचे का इक्वेशन रहता है, या ऊपर नीचे का जो है रिलेशनशिप रहता है।
सर एक चीज़ हमने और देखी कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, टाटा टाटा के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज़ पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलोकेशन कर रखा है। और अभी आपने भी बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर जो है उसके अच्छे दिन चल रहे हैं और आने भी वाले हैं, जब हम बात कर रहे हैं कौन सा सेक्टर आगे चमकेगा। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास माइंड में, जिसको देख के हम लोग अपनी उम्मीदें फाइनेंशियल सर्विसेज़ से इतनी ज़्यादा लगा रहे हैं? देखिए 3-4 फैक्टर्स हैं एक्चुअली। पहला फैक्टर तो ये है कि इकॉनमी में अब एक तरीके का इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो गया है। हुँ, तो क्रेडिट ग्रोथ फिर से जो है 15% से 20% के आने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल क्रेडिट ग्रोथ जो कि पूरी सिस्टम में जो लोन ग्रोथ होती है वो 5-7% थी, वो अब 15 से 20% हो गई है। दूसरी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंक्स के पास थोड़ा सा प्राइसिंग पावर रहता है, तो उनकी जो मार्जिन्स भी बढ़ती है। क्योंकि बहुत सारी जो होम लोन रेट आपने देखा होगा बढ़ गई हैं, क्योंकि वो लिंक्ड रहती हैं रेपो रेट से, और आरबीआई ने जैसी रेपो रेट बढ़ाई हैं, कुछ लेंडिंग रेट्स अपने आप ऑटोमेटिकली लिंक्ड हैं, तो वो बढ़ गई हैं। हुँ, तो इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी थोड़ी बढ़ेगी। हुँ, दैट वो दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण ये है कि एक 6 या 12 महीने पहले काफी एक बात चली थी कि जो फिनटेक्स आ रहे हैं उनकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे काफी रिस्क हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि फिनटेक की बिजनेस मॉडल्स अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। आरबीआई भी उनको बहुत रेगुलेट करना चाहता है, जो पेमेंट बैंक्स हैं या जो फिनटेक्स जो ग्रो हो रही हैं। तो इसीलिए वो जो रिस्क है वो भी कम हो गया है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज है कि आज भी मैं अगर वैल्यूएशन देखूं हुँ, इस सेक्टर का, जो हम प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखते हैं बैंकिंग सेक्टर का, ये जो वैल्यूएशन हमें जो दिख रही हैं वो अभी भी प्री कोविड लेवल पे ही पहुंची है, जबकि सारी मार्केट कोविड से समझिए 20-25% ऊपर वैल्यूएशन पे है। हुँ। बैंकिंग सेक्टर अभी भी कोविड के पहले जो वैल्यूएशन था वहीं पहुंची है। तो वैल्यूएशन पे काफी कंफर्ट है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। भाई फंडामेंटल तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई होती तो फिर कोई रिटर्न नहीं बन सकते। हुँ। लेकिन वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। इसमें सर एक बात मुझे और पूछनी है, जो हमारा टाटा स्मॉल कैप फंड है, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस समय जो है दे रहा है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहती है? उसमें हम क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं? स्मॉल कैप कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि स्मॉल कैप सेलेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है। हाँ, तो हमारे जो फंड मैनेजर हैं उसमें चंद्र प्रकाश, वो काफ़ी उनका इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो, जैसा मैंने बोला ना आपको, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, हुँ, वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स स्मॉल कैप में वो काफ़ी उस पर ध्यान रखते हैं। तो हुँ, वो जब कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो एक तो स्मॉल कैप मतलब कि आपको ग्रोथ देखना ज़रूरी है। हुँ, आप उसमें वैल्यू नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि ग्रोथ का क्या आउटलुक है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। हुँ, तो उसमें हम 25 to 30% ग्रोथ वाली कंपनी को पहले तो टारगेट करते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क कंट्रोल करने के लिए, कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस शीट है उन कंपनीज का, वो बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है कि अगर मान लीजिए बिजनेस अच्छा नहीं करती है या बिजनेस में डाउनटर्न आता है, तो क्या वो कंपनी एकदम से डूब जाएगी या फिर भी एक लेवल पे सरवाइव करेगी। तो उसका जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है देखने का, कि आपकी बैलेंस शीट उस कंपनी की कैसी है, डेट डेट कितना है, हुँ, बहुत ज्यादा डेट तो नहीं लिया हुआ है कंपनी ने, प्रमोटर कितना है। हुँ, तो ये एक दूसरा फैक्टर हो गया कि हम डेट इक्विटी, हमने सारी कंपनीज का हम बहुत लो डेट इक्विटी कंपनीज खरीदते हैं इसमें, जिससे कि हमारी रिस्क बहुत कम हो जाती है, और हुँ, जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर हो जाता है। और तीसरा एक और फैक्टर हमारा ये है कि बहुत सारी कंपनीज हमें ऐसी मिल रही हैं आज स्मॉल कैप में, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल हो रहा है, आज हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इन दी स्मॉल कैप सेगमेंट, जहाँ पे बिजनेस जो पिछले 10 साल से अच्छा नहीं कर रहे थे, अब सडनली हमें दिख रहा है कि बिजनेस में काफ़ी मोमेंटम है। बहुत सारी कंपनीज में मैनेजमेंट चेंज भी होती है, तो हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ इंडस्ट्री तो अच्छा कर ही रही है, बट अगर मैनेजमेंट अच्छी है, हुँ। अगर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लीडरशिप चेंज हुआ है, सीईओ चेंज हुआ है, तो उससे एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री में वो कंपनी चली जाती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिस पे हम काफ़ी ध्यान रखते हैं स्मॉल कैप में। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करके आजकल बहुत ज़्यादा टर्म चल रहा है, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो उसमें एक मैं कहीं पे बुक में पढ़ रहा था, कहीं शायद ट्विटर पोस्ट मैंने पढ़ा था कि अगर आपके एनुअल एक्सपेंस का 30x आपके पास इकट्ठा हो जाए,
तो आप रिटायर हो सकते हैं। तो कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है या ये सब फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह बेकार है, आपको अपने आप को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है? आपको इंडिविजुअली चेक करना चाहिए। आई थिंक 30x इज अ गुड बेंचमार्क, बट क्या है कि हमारी कंट्री में दो चीज़ें हैं। एक तो इन्फ्लेशन इज अ मूविंग हुँ, टारगेट। इन्फ्लेशन, ये जो आपने बताया कैलकुलेशन, ये कुछ इन्फ्लेशन अज्यूम करके कैलकुलेशन आती होगी। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ों की इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, जैसे एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी बढ़ रही है। हुँ, तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 65-70 ईयर्स थी, अब वो 80 ईयर्स, 80, हम जब तक हमारी एज आएगी शायद 80-85 ईयर्स हो जाए। तो आपको अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ज़्यादा दिनों के लिए आपको अपने लिए प्रोवाइड करके रखना है। एजुकेशन के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर आपको क्वालिटी लाइफ अपनी मेंटेन करनी है तो। इसका मेरे पास कोई रेडीमेड थंब रूल नहीं है। आई थिंक बेस्ट इसके लिए है कि आप अपने या तो फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर ऑनलाइन एडवाइजर या किसी के साथ बैठ के समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ना कि आपने कोई सिंपल मैंने रूल बता दिया, आपने उसको फॉलो कर लिया। वो कोई ज़रूरी नहीं है उस सिचुएशन, क्योंकि हर हर आदमी की सिचुएशन और एस्पिरेशन भी डिफरेंट होती है। हुँ, आपकी एस्पिरेशन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की आफ्टर 60 ईयर बहुत डिफरेंट हो सकती है मेरी एस्पिरेशन से। राइट। तो इसीलिए वो सिंपल फॉर्मूला तो मेरे पास नहीं है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.